स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दो साम्राज्य, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जिसको हम यायावर साम्राज्य यानी घुमक्कर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जिसको पढ़ लिए थे कालक्रम हम लोग पढ़ रहे थे, और कालक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि कालक्रम से ही आपका PYQ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको MCQ है वो कालक्रम से पूछता है। तो इसमें हम लोग लगभग 700 से 750 ईस्वी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हम अफ्रीका और यूरोप दो महादेशों में घटने वाली घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं कि यायावर साम्राज्य जिस समय था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। एक तो अफ्रीका और यूरोप महादेश हो गया, 2 तो और भी एक महादेश के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कब कौन सी घटना घटी। तो इसके बारे में हम लोग जो पढ़ लिए हैं कालक्रम में, उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं 700 से 750 ईस्वी तक का। उसके आगे हम लोग इसको देख रहे हैं, इधर यूरोप है, दूसरी तरफ आपका अफ्रीका। तो आज हम लोग देखेंगे 750 से 800 ईस्वी के बीच। आपको अफ्रीका यूरोप में भी कोई घटना नहीं घट रही है, और अफ्रीका में भी कोई घटना आपको नहीं घट रही है। इसको देख लीजिए। पहले ये जो है आपका अफ्रीका है और उस तरफ यूरोप है। बाईं तरफ अफ्रीका है, उस तरफ यूरोप है। तो 750 से 800 ईस्वी के बीच में आपको अफ्रीका में भी कोई घटना नहीं घटती हुई दिखाई दे रही है, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। घटी तो होगी, ऐसा नहीं है कि 800 से 850 ईस्वी के बीच अफ्रीका महाद्वीप में कोई घटना नहीं घटी होगी। हमारे पास साक्ष्य नहीं मिला है, हमारे इतिहासकारों को, हमारे पुरातत्वविदों को कोई एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए यहाँ नहीं दिखा है। और यूरोप का भी कोई एविडेंस जो है नहीं मिला है। उसके बाद देखते हैं 800 से 850 ईस्वी के बीच का घटना। देखिए अफ्रीका में क्या हो रहा है, घाना में राज्य का उदय हो रहा है। 800 से 850 ईस्वी अफ्रीका का में एक आपको स्थान है घाना, जो आज के समय में भी घाना एक गणराज्य है अफ्रीका का, और उस घाना में राज्य का स्थापना हो रहा है, नए राज्य का स्थापना हो रहा है। कहाँ पर? घाना में, अफ्रीका के 800 से 850 ईस्वी के बीच। यूरोप में क्या हो रहा है, शार्लमेन फ्रेंको के राजा को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि 800 ईस्वी, ये 800 से 850 ईस्वी के बीच की घटना है। लेकिन ये 800 ईस्वी की घटना देखिए, यूरोप में एक फ्रेंको के राजा है जिनका नाम है शार्लमेन। फ्रेंको के राजा है जिसका नाम क्या है, शार्लमेन। शार्लमा भी लिखा हुआ मिलता है। ये आप आगे के हिस्ट्री में देखिएगा, हायर एजुकेशन में देखें, शार्लमा भी लिखे हुए रहता है। तो आप NCERT जो लिख रहा है उसी को मानिए शार्लमेन। ये फ्रेंको के राजा है और इसी को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि मिल रही है, क्योंकि रोम जो है उस समय का सबसे शक्तिशाली हम कह सकते हैं कि गणराज्य है। और उस रोम का सम्राट होना, आपको रोम पोप का कहावत है। तो पोप जो होता है वो आपको ईसाई धर्म गुरु होते हैं सबसे बड़े। जैसे इस्लाम धर्म में अगर देखिएगा तो सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं तो उनको खलीफा कहा जाता है। और उसी तरह से आप ईसाई धर्म में देखिएगा तो फादर नहीं होते हैं चर्च के, पादरी को नहीं आपको सबसे ऊपर धर्मगुरु माना जाता है। सबसे ऊपर जो होते हैं वो पोप होते हैं। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में देखिएगा तो शंकराचार्य को सबसे ऊपर स्थान जो है दिया जाता है। तो इस तरह से जो उस समय फ्रेंको के जो राजा है शार्लमेन, उनको पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि 800 ईस्वी में दिया जा रहा है। उसके बाद 800 से 850 से 900 ईस्वी के बीच साउथ अफ्रीका अफ्रीका में कोई घटना का साक्ष्य नहीं मिल रहा, कोई यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा।
और यूरोप में देखिए केव और नोवगोरोड में प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना। देखिए एक राज्य है केव और एक राज्य है नोवगोरोड, ये ध्यान देना है। शार्लमेन आपको फ्रैंको के राजा है जिनको पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि 800 ईस्वी में दी जा रही है। केव और नोवगोरोड में प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना हो रही है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा गणराज्य है जिसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। और उसी रूस में दो राज्य है, एक का नाम है केव और एक राज्य का नाम है नोवगोरोड। और इसी दोनों राज्यों की स्थापना 850 से 900 ईस्वी के बीच हो रही है। और रूस कहाँ है? यूरोप में है। तो उधर हम लोग यूरोप महाद्वीप में जो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं अलग अलग कालक्रम में, अलग अलग समय में, उनको हम लोग देख रहे हैं। अब 900 से 950 ईस्वी के बीच की घटना देखिए। यहाँ अफ्रीका में महाद्वीप में कुछ भी 900 से 950 के बीच में नहीं मिल रहा। ये वाला देख रहे हैं हम लोग। यूरोप में देखिए पश्चिम यूरोप पर समुद्री दस्युओं के आक्रमण। यूरोप का जो समझ रहे हैं कि यूरोप का सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य है रोमन साम्राज्य है, जिसका विभाजन आप पढ़े थे कि 400 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था, इस रोमन एम्पायर दो भाग में बट गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो था उसी तरफ जो है यूरोप का पश्चिमी हिस्सा आता था। तो पश्चिमी यूरोप पर जो है समुद्री दस्यु डाकू को कहा जाता है। ये समुद्री डाकू, दस्यु का मतलब होता है डाकू। तो ये समुद्री डाकू का आक्रमण हो रहा है वेस्टर्न यूरोप पर। कब हो रहा है? 900 से 950 ईस्वी के बीच की घटना है। उसके बाद 950 से 1000 ईस्वी के बीच में अफ्रीका या यूरोप में किसी घटना का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। 1000 से 1050 ईस्वी के बीच अफ्रीका के किसी घटना का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। यूरोप में देखिए कितना डेवलप कर रहा है यूरोप। इटली में सेलेरेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना 1030 ईस्वी में। आप कह सकते हैं कि ये मेडिकल स्कूल की स्थापना हो रही है 1030 ईस्वी में। कहाँ हो रही है? इटली में हो रही है। और इटली के किस स्थान पर हो रही है? तो सेलेरेनो में हो रही है। सेलेरेनो। और आप आज के समय में भी यदि आप देखिए तो कोरोना जब आया था पूरे दुनिया में, तो कोरोना के समय भिन्न भिन्न देशों की जो मेडिकल डेवलपमेंट है, जो चिकित्सा का डेवलपमेंट है, उसका डाटा जो है हम लोगों के बीच आया था। तो उसमें दुनिया में फर्स्ट स्थान इटली का आया था। फर्स्ट स्थान इटली का आया था, जिसमें 20 आदमी पर, अगर इटली के आबादी को देखा जाए तो हर 20 आदमी पर एक आपको डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है। और भारत में ये जो डाटा है 1800, हर 1800 आदमी पर एक डॉक्टर है। तो उस समय दुनिया में चूँकि सबसे देखा गया था कि सबसे ज़्यादा, हालांकि इटली में भी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ 10 तल्ला 20 तल्ला बिल्डिंग से आपको क्या हुआ है कि सुसाइड किया है, जंप करके लोग, बहुत भारी संख्या में लोग मरे हैं कोविड में। लेकिन अगर मेडिकल की स्थिति देखा जाए तो उस समय ये डाटा आया था। तो इंडिया में हर 1800 कह सकते हैं कि नागरिक पर एक डॉक्टर है, और इटली में ओनली 20 आदमी पर एक डॉक्टर है। तो क्यों नहीं होगा? चूँकि 1030 में ही वहाँ पर मेडिकल स्कूल एस्टेब्लिश हो जा रही है, स्थापित हो जा रही है। और कहाँ पर हो रही है? इटली में सेलेरेनो में हो रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपको टर्म है, इसको याद रखिएगा। 1030 ईस्वी में इटली में सेलेरेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना हो रही है। अब 1050 से 1100 ईस्वी के बीच अफ्रीका का साक्ष्य देखिए। अल मोरबिद राज्य, यहाँ घाना राज्य है। कितना वर्ष हो गया? लगभग 300 वर्षों के बाद अल मोरबिद राज्य, ये 1056 से 1147 ईस्वी के बीच अल मोरबिद राज्य की स्थापना हो रही है। अल मोरबिद राज्य का घाना से दक्षिण स्पेन तक विस्तार हो रहा है।
स्पेन तक इसका विस्तार हो रहा है। घाना का स्थापना पहले ही 800 से 850 ईस्वी के बीच अफ्रीका में हो चुका है। और अब जो है अल मोरविद जो राज्य है जिसकी स्थापना 1056 ईस्वी में हो रही है, तो ये जो है से आपको घाना से दक्षिण स्पेन तक इसका विस्तार हो जा रहा है। मतलब समझिए कितना ये अपना विकास कर रहा है। और यूरोप में देखिए इस समय की घटना, नॉर्मेंडी के विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण हो रहा है। नॉर्मेंडी का विलियम है, राजा है, और वो कहाँ अटैक कर रहा है? इंग्लैंड पर आक्रमण कर रहा है। और फिर शासक बन रहा है 1066 ईस्वी में। और प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा हो रही है। प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा 1095 ईस्वी में कर रहा है। कौन? नॉर्मेंडी का जो विलियम है। नॉर्मेंडी का जो विलियम है जो इंग्लैंड पर आक्रमण कर रहा है, कब कर रहा है? ये 1066 ईस्वी में। और फिर राजा बन जा रहा है और उसके बाद प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा कर रहा है। और धर्म युद्ध को एक और नाम कहा जाता है जिसको बोला जाता है क्रूसेड। तो धर्म युद्ध के जगह अगर क्रूसेड लिख दे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं है, ये प्रथम धर्म युद्ध है, क्रूसेड है। ये ईसाई धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को ईसाई बनाने के लिए। और उसको आप कह सकते हैं कि उसको ज़बरदस्ती ईसाई बनाना या फिर प्रचार प्रसार के माध्यम से ईसाई बनाना, मतलब कि धर्म युद्ध हो रही है 1095 ईस्वी में। तो इसकी शुरुआत आपको देखिए किस तरह से अंग्रेज कर रहे हैं। ये नॉर्मेंडी के विलियम हैं, ये 1066 ईस्वी में शासक बन जा रहे हैं इंग्लैंड पर अटैक करके। और देखिए 1066 में शासक बनता है और लगभग 1095 ईस्वी में प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा कर रहा है ये विलियम। 1100 से 1150 ईस्वी में अफ्रीका में क्या साक्ष्य मिलता है? जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की शिल्पकृतियों के उत्पादन और लंबी दूरी के व्यापार के केंद्र के रूप में उदय 1120 से 1450 ईस्वी के रूप में। देखिए अब एक नया आज के समय में आप जानते हैं जिम्बाब्वे एक देश है जो हमारे यहाँ से क्रिकेट में हम लोग जिम्बाब्वे का आपको खूब नाम सुनते हैं। तो ये जिम्बाब्वे का जो स्वर्ण है, सोना और तांबा की जो शिल्पकृति है, शिल्प यानी सोना और चांदी से हाथ से बनाए हुए जो सामान है उसी को शिल्पकृति कहा जाता है। तो जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की जो शिल्पकृति है यानी हाथ से बना हुआ, जिम्बाब्वे में सोने और तांबे की हाथ से बनी हुई कुछ वस्तुएं मिली है और उसी को स्वर्ण और तांबे की शिल्पकृति कहते हैं। शिल्पकृति का मतलब होता है जिसको हाथ से बनाया जाता है। तो इसके उत्पादन और इसका लंबी दूरी के व्यापार का केंद्र था ये जिम्बाब्वे। इसके रूप में आपको अफ्रीका में साक्ष्य मिल रहा है कब? 1120 से 1450 ईस्वी के बीच। और यूरोप में उस समय किसी ही घटना का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। 1150 से 1200 ईस्वी के बीच की देखिए, हर 50-50 वर्ष को लिया है। अफ्रीका में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है इस बीच। और यूरोप में देखिए नोर्ते दम, ये क्या है? कैथीड्रल के निर्माण कार्य का आरंभ 1163 ईस्वी। तो ये क्या है? कैथीड्रल एक चर्च है, ये चर्च है। आपको पता है कि जो हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि जो जिस तरह से आप देखिएगा कि इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में विभाजित है और सनातन धर्म तो पता नहीं कितने संप्रदायों में विभाजित है, उप संप्रदायों में विभाजित है। और उसी तरह से जो क्रिश्चियंस है, ईसाई है, वो भी दो पार्ट में बटे हुए हैं। ईसाई धर्म भी मुख्य रूप से दो भाग में आपको बटा हुआ है। जो क्रिश्चियंस है तो एक को कैथोलिक कहा जाता है और एक जो है उसको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। तो ये दो पार्ट में ईसाई धर्म भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है। तो उनमें से एक जो धर्म है, एक जो पार्ट है उसी का
आप ये जो राजा हो रहा है जिसका नाम है नोर्तेदम, और ये कैथीड्रल के निर्माण कार्य का आरंभ कर रहा है 1163 ईस्वी में। कैथीड्रल के निर्माण का कार्य नोर्तेदम 1163 ईस्वी में कर रहा है। उसके बाद चलते हैं 1200 से 1250 ईस्वी के बीच अफ्रीका का एविडेंस देखिए, साक्ष्य। इथियोपिया में ईसाई चर्चों की स्थापना 1200 ईस्वी में। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है इथियोपिया। ये हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हम लोग पढ़ रहे थे, जिस समय मानव ने खेती करना सीखा था, पशुपालन सीखा था, समाज बना था, परंपराएं आई थी, राजा बनना शुरू हुआ था, धर्म की उत्पत्ति हुई थी, ढेर सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था, व्यापार का उदय हुआ था। लेकिन अब चूँकि 1200 ईस्वी आ जा रहा है, तो 1200 ईस्वी तक मानव जो है डेवलप कर रहा है, तो वहीं में अफ्रीका में इथियोपिया में ईसाई चर्च की स्थापना हो रही है 1200 ईस्वी में। उसके बाद पश्चिम अफ्रीका, माली राज्य में टिम्बकटू एक शिक्षा के केंद्र के रूप में, टिम्बकटू अफ्रीका में एक माली राज्य है, और उसी माली राज्य में एक स्थल है जिसका नाम है टिम्बकटू। वहाँ पर एक शिक्षा के केंद्र के रूप में ये फेमस हो रहा टिम्बकटू। ये पश्चिम अफ्रीका के माली राज्य में स्थित जो टिम्बकटू है, यह एक शिक्षा के केंद्र के रूप में क्या हो रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। ये कब की घटना है, 1200 से 1250 ईस्वी के बीच की घटना। यूरोप में देखिए क्या साक्ष्य मिला है। संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीसी के सेंट फ्रांसिस द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना 1209। संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीसी के सेंट फ्रांसिस, असीसी एक जगह का नाम है और वहीं का एक सेंट है, एक ईसाई साधु है, ईसाई संत है, उससे संत का नाम सेंट फ्रांसिस है। और ये किस चीज़ पर बल दे रहा है, संवेदना पर बल दे रहा है और सादगी पर बल दे रहे हैं, और उनके द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना हो रही है 1209 ईस्वी में। असीसी के सेंट फ्रांसिस द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना 1209 ईस्वी में हो रही है, और इस मठ संगठन की जो स्थापना हो रही है 1209 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस के द्वारा, असीसी के सेंट फ्रांसिस के द्वारा, तो ये संवेदना और सादगी पर आधारित है ये। उसके बाद मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राजा के विरुद्ध इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह। मैग्ना कार्टा यानी हम कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा एक महाअधिकार पत्र है, और उस महाअधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो भी राजा है, जो भी इस मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करता है, उसके खिलाफ में इंग्लैंड के लॉर्ड्स जो है, इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह हो रहा है। अब देखिए लॉर्ड्स आ गया हुआ, तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड में आपको 2 सदन है। जैसे भारत में आपको लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो उसी तरह से अगर आप देखिएगा तो इंग्लैंड में आपको 2 तरह का होता है, जिसको एक को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। तो राज्यसभा में जो जाते हैं वो भी एमपी जी होते हैं, राज्यसभा के सांसद कहलाते हैं, और लोकसभा में जो जाते हैं वो जनता से प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा चुन कर जाते हैं, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों एमपीज होते हैं, एक राज्यसभा के होते हैं, एक लोकसभा के। तो उसी तरह से इंग्लैंड में 2 सदन है, जो एक में हाउस ऑफ कॉमन्स बैठते हैं और एक में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बैठते हैं। तो ये लॉर्ड्स क्या है, भारत के कह सकते हैं एमपी की तरह है। तो ये जो लॉर्ड्स है, ये लॉर्ड्स लोग विद्रोह कर देते हैं, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह हो जाता है। किसके खिलाफ विद्रोह करता है, जो भी मैग्ना कार्टा पर साइन करता है। और राजा कानून के अनुसार शासन करने को सहमत, और जो राजा होते हैं उनका कहना है कि हम ये जो मैग्ना कार्टा है यानी एक धार्मिक कह सकते हैं कि घोषणा पत्र है,
उस पर कुछ लोग साइन कर रहे हैं कि भाई इसके हिसाब से हम देश को चलाएंगे। तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स उसका बगावत कर देता, उसका विरोध कर देता, और राजा कहता है कि नहीं, कानून के अनुसार शासन होना चाहिए, और बिल्कुल ये सही भी है कि कानून ही सर्वोपरि होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, आपका लास्ट देखिए, ये लास्ट आज का टाइम लाइन रहेगा। उसके बाद हम लोग ये 2 एशिया महादेश को अगले दिन पढ़ेंगे। 1250 से 1300 ईस्वी के बीच अफ्रीका में हमें कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। और देखिए ऑस्ट्रिया, ये यूरोप है, में 1918 तक राज्य करने वाले हेब्सबर्ग वंश की स्थापना। ऑस्ट्रिया में एक वंश जो है 1918 ईस्वी तक शासन करती है, राज करती है, और उस वंश का नाम क्या है? हेब्सबर्ग वंश। इस वंश की स्थापना ये कब हो रही है? 1250 से 1300 ईस्वी के बीच हो रही है। एक नया वंश का आपको स्थापना हो रहा है, हेब्सबर्ग वंश। इसकी स्थापना कब हो रही है? वहाँ देखिए टाइम लाइन में 1250 से 1300 ईस्वी के बीच इस हेब्सबर्ग वंश की स्थापना हो रही है, और ये 1918 ईस्वी तक क्या कर रहा है? राज कर रहा है, ऑस्ट्रिया में राज कर रहा है। और इसी के कारण आप देखिएगा कि आपको ऑस्ट्रिया के कारण ही आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। और आपका जो ये चैप्टर है हिस्ट्री का, चूँकि लाइन बाय लाइन हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच जो है चैनल को शेयर करके उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जो है हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको पढ़ाए तो हमारे पास एक खास भारी संख्या में एक टीम होना चाहिए, जिससे आपके बीच में एक कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और आप आगे सफल हो पाएंगे। चलिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं।